हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ की जो चैप्टर 9 है, यानी कि जो हमारा क्लास ट्वेल्थ का सेकंड बुक अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो हमारी चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस की, वो कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है, तो जिसमें हम देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे चैप्टर 9 है, वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारत राजनीति में जो नए बदलाव आए थे 1991 के बाद, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर 1 में हम जो डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स 1991, 5 जो मेन चेंजेस आए थे आफ्टर 1991, यानी कि जब 1991 के बाद हमारी कंट्री के अंदर जो 5 नए बदलाव आए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाबरी मस्जिद क्या था, अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट एंड 1980s, फिर कर सेवा एंड डिमोलिश ऑफ बाबरी मस्जिद, आफ्टर द डिमोलिश ऑफ बाबरी मस्जिद अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट। फिर बात करेंगे एंटी मुस्लिम जो रेट्स हुए थे गुजरात में। फिर बात करते हैं इसके क्या क्या उसके बाद क्या देखने को मिला था, व्हाट इज दिस हैपन। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, सांबू वनो केस के बारे में, जो कि 1985 का केस था। फिर इसको हम लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में मेन कंट्रोवर्सी मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया गया था, कॉन्सिक्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दिस रिकमेंडेशंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में ही आया था, जिसे हम NEP के नाम से भी जानते हैं। अगर आप क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बात करो, तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 6 है, वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, कोएलिशंस एरा जो स्टार्ट हुआ था, फिर अलायंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एंड ऑफ जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, यानी कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो खत्म हो गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो राइज निकल कर गया, जो उदय हुआ। फिर लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, 7th जनरल इलेक्शंस, 8th जनरल इलेक्शंस, 9th जनरल इलेक्शंस, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th जनरल इलेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम 2024 की बात करें, तो इसमें हमारा 18th जनरल इलेक्शंस कमीशन, यानी कि जनरल इलेक्शंस होगा। तो हम 17 तक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 2 लेक्चर में डिवाइड होगा, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर में मेनली वीडियो डिस्कस करने का मेन पर्पस क्या रहता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना, और ज़्यादा लेंदी वीडियो में व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। वैसे भी अभी न्यू चैनल्स ग्रो हैं, तो वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं 1991, यानी कि जो भारत की जो राजनीति थी 1991 के बाद कुछ मेजर चेंजेस आए थे। मेजर चेंजेस हमें देखने को मिला था। आप देखिए, जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे 15 अगस्त 1947, तो हमने डिसाइड किया था कि हमारी कंट्री में क्या होगा, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगा। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश के साथ क्या, शुरुआती दौर में हमने मल्टी पार्टी सिस्टम रखने के बाद भी क्या था, हमें एक पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला था। ये अलग नेशन से इसीलिए अलग था क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के द्वारा क्या है, वोट दे करके पार्टी को चुनाव में जिता करके भेजा था। तो 1991 के बाद क्या था, हमारे देश के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आए, यानी कि 1951 के बाद जो भारत की राजनीति थी उसमें मुख्य तौर पे 5 चेंजेस आए। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो मेजर 5 चेंजेस आए थे ना, उसमें था हमारा सबसे पहले एक अयोध्या का विवाद, यानी कि अयोध्या विवाद, अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट्स। फिर बात करते हैं, दूसरा था हमारे पास मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। तीसरा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991,
इसी में जिसमें हम एलपीजी के बारे में बात करते हैं, एलपीजी। फिर बात करते हैं इसमें क्या है, गठबंधन यानी कि कोalitions की गवर्नमेंट क्या है, फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। देखिए जैसे हम बात करेंगे तो किस बारे में, अलायंस की बात कर लीजिए या कोalitions की बात कर लीजिए। कोalitions की गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या था, जो कांग्रेस का जो डोमेन था, यानी कि ये देखिए इसमें जो मेजर 5 चेंजेस थे, एक था आपका अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा था हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कोएलेंस जो युग था यानी कि कोएलेंस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था। यहाँ साफ कर लेते हैं। देखिए जो मेजर डिस्ट्रीब्यूट था वो पहला आपका था अयोध्या विवाद, पहला चेंजेस यही आया था। दूसरा बात करते हैं तो मंडल कमीशन, तीसरा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, चौथा आपको देखने को मिलेगा कोएलिशंस का टेन्योर स्टार्ट हो गया था, और पांचवा था कि जो कांग्रेस का जो डोमेन्स था वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो ये 5 मेजर चेंजेस आए थे 1991 के बाद। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे अब बाबरी मस्जिद के बारे में समझते हैं। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी मेन कौन कौन से चेंजेस आए थे, तो आप इस मेन चेंजेस में लिख सकते हो अयोध्या का विवाद, अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा था मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, तीसरा था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फोर्थ था कोएलिशन एरा, और फिफ्थ था आपके पास कि जो डोमेन्स था यानी कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डोमेन्स यानी कि एंड ऑफ कांग्रेस डोमेन्स, एंड ऑफ कांग्रेस डोमेन्स, डोमेन्स। ये 5 मेजर चेंजेस आए थे 1991 के बाद। अब देखिए अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले समझते हैं बाबरी मस्जिद का जो इतिहास है। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए बाबरी मस्जिद का जो इतिहास, भगवान राम जिन्हें हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो संस्कृति में मुख्य भगवानों में से एक माना जाता है, तो जिनका जन्म क्या है, अयोध्या में हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि मिडिवल टाइम में भारत में भगवान राम की जो जन्मभूमि पर क्या था, एक मंदिर बनाया गया था। कब, तो फिर देखिए मिडिवल टाइम में, फिर 1528 से लेके 1529 के दौरान में इस मंदिर को तोड़कर क्या है, एक मस्जिद बनवाई गई थी। इस मस्जिद को मीर बाकी के द्वारा क्या है बनवाया गया था, जो कि अकबर का क्या था, एक ऑफिसर था। क्या था, एक अकबर का नहीं, बाबर का क्या था, एक ऑफिसर था, अधिकारी था। तो इस मस्जिद को इसीलिए क्या है, बाबरी नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं, ये तो बाबरी मस्जिद का इतिहास हो गया। अब समझते हैं किसके बारे में, अयोध्या विवाद क्या था, यानी कि जो हमारा अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए अगर हम अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो अयोध्या जो डिस्ट्रीब्यूट है में संघर्ष इस बात को लेकर के है कि सच में क्या वहां पे भगवान राम की मूर्ति को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था या नहीं। अब देखिए विवाद की शुरुआत कैसे होती है। अगर हम अयोध्या विवाद की शुरुआत की बात करते हैं तो मस्जिद के निर्माण के बाद मुसलमान मस्जिद के अंदर जाकर के अपनी इबादत किया करते थे, जबकि हिंदुओं के लिए बाहर एक अलग से चबूतरा बनाया गया था जहां पर वे हिंदू लोग वहां पे पूजा किया करते थे। 1853 के दौर में मस्जिद को लेकर एक छोटे मोटे से विवाद हुए जिनमें उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है आराम से सुलझा लिया गया, और यह व्यवस्था क्या है आगे जारी रही। फिर बात करते हैं आजादी के बाद 23 दिसंबर 1949 को
कि रात को कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर घुस करके वहां पे जो रामलला यानी कि भगवान राम के बचपन की क्या मूर्ति रख दी और यह खबर फैला दी गई कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम की जो रामलला क्या वहां पे खुद प्रकट हुए हैं। इस घटना को देखते हुए कोर्ट ने एक याचिका यानी कि कोर्ट में क्या है एक याचिका दायर की गई और यह कहा गया क्योंकि वहां पे अब रामलला प्रकट हो चुके हैं तो इस वजह से क्या है हिंदुओं को वहां पर पूजा करने से क्या है रोका ना जाए यानी कि उन्हें पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। पर कोर्ट ने इस बात से पूरी तरीके से मना कर दिया और अपने फैसले के अंदर कहा कि एक विवादित मुद्दा या एक क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है और इससे देश में जो अशांति है वो क्या होती है फैल सकती है। तो इस वजह से जो कोर्ट क्षेत्र ने क्या किया स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया और बाबरी मस्जिद पर क्या है ताला लगा दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या है बाबरी मस्जिद की इबादत और जो अर्चना है पूजा पाठ है वो करने से उन्हें क्या है रोक दिया गया। तो अयोध्या विवाद और अगर हम बात करते हैं 1980 का जो दौर था यहाँ पे देखिए अयोध्या विवाद और 1980 का जो दौर था तो 1980 के दौर में क्या हुआ था इस विवाद में क्या है जोर पकड़ लिया। तो इस दौरान में विश्व हिंदू परिषद ने मांग उठाई कि राम जन्मभूमि पर क्या है राम मंदिर बनवाया जाना चाहिए और इसे भारतीय राजनीतिक का भी क्या है एक मुख्य मुद्दा बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात करें ने भी इस मुद्दे का क्या समर्थन किया था। तो इसमें किस पार्टी के द्वारा पर समर्थन दिया गया था बीजेपी। फिर देखिए इसमें क्या हुआ था जब बीजेपी के द्वारा इसमें समर्थन दिया गया तो दबाव में आकर के सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले को क्या खोल दिया और ताला खुलने के बाद देश में कई जगहों पर क्या है दंगे हुए और इसमें अनेक लोगों की जानें चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस जो राष्ट्रीय राजनीति का जो एक अहम मुद्दा था उसे क्या अहम मुद्दा बना दिया और ये विवाद धीरे धीरे और भी ज्यादा क्या है गंभीर होता चला गया। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि कर सेवा और जो डोमिनेशंस है बाबरी मस्जिद के रिगार्डिंग में शुरू हुआ। मतलब देखिए ताला खुलने के बाद क्या है कार सेवा शुरू हुई। कार सेवा का मतलब होता है कि खुद से जाकर के अपनी सेवा करना अर्थात मंदिर के निर्माण में अपना क्या है श्रम दान करना यानी कि वहां पे खुद से जाकर के अपना सेवा करना वो एक प्रोसेस जो हम बात करते हैं डोमिनेशंस था बाबरी मस्जिद के बाद। डोमिनेशंस का मतलब जब तोड़ दिया गया था तो उसके बाद कार सेवा शुरू की गई। कार सेवा का मतलब था कि खुद से जाकर के अपनी सेवा करना। इस दौरान में जो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा क्या है एक रथ यात्रा निकाली गई थी। किसके द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा क्या एक रथ यात्रा निकाली गई थी जो कि गुजरात से होकर के गुजरात से कहां तक था सोमनाथ था। सोमनाथ तक की यात्रा थी। तो सोमनाथ से शुरू होकर के अयोध्या गुजरात में जो सोमनाथ है वहां से लेकर के अयोध्या तक क्या है एक रथ यात्रा कह सकते हो रथ यात्रा निकाली गई। तो ताकि देखिए जो अयोध्या तक की यह यात्रा थी इसके बाद कार सेवा का क्या प्रचलन और भी ज्यादा बढ़ गया। 6 दिसंबर 1992 में इस कार सेवकों के द्वारा क्या बाबरी मस्जिद पे चढ़ करके इसे गिरा दिया गया यानी कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशंस कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई। अब देखिए जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया जब डिमोलिशंस कर दिया गया बाबरी मस्जिद का तो बाबरी मस्जिद की डिमोलिशंस के बाद विध्वंस के बाद क्या है देश भर में क्या है बड़े स्तर पर दंगे फैलना शुरू हो गए। तो इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो कहाँ पड़ा था बम्बई में। जो आज के टाइम पे मुंबई है तो बम्बई में देखने को मिला था। तो यह विवाद एक लंबे समय तक चलता रहा
और इसका जो असर है अन्य देशों जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। देखिए अयोध्या विवाद पर जो फैसला आया था 9 दिसंबर, अगर हम करंट टाइम की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जो अयोध्या विवाद पर एक फैसला सुनाया जिसमें से 2.77 हेक्टेयर जमीन किसको दिया जाएगा कि जो रामलला की मंदिर है, मंदिर के लिए निर्माण के लिए दिया जाएगा, और 5 एकड़ मुख्य जमीन किसको दिया जाएगा, तो मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को दिया जाएगा। तो ये फैसला किसके द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और फाइनली 9 नवंबर 2019 को जो अयोध्या का जो विवाद था वो क्या है, सॉल्यूट यानी कि उसको सुलझा लिया गया। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उसके लिए, तो देखिए इस दंगों की जो शुरुआत है वो कहाँ है, गुजरात के गोधरा में हुआ था। कहाँ पे, गोधरा। गोधरा एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम है। तो गोधरा के स्टेशन पर घटी एक दुर्घटना थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखिए तो ऐसा क्या हुआ था, हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये गोधरान वाला यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस दंगे की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, गोधरान में हुई थी, जो कि क्या एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि गुजरात के जो गोधरान जो स्टेशन था उस पे जो कार सेवक थे, कार सेवक, तो कार सेवक की जो बोगी थी उसमें क्या है, अचानक से आग लग गई, जिसमें लगभग 57 से ज्यादा लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी आग लगने की वजह से। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस बोगी में आग जो लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया, मुस्लिम्स के द्वारा लगाया गया। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया था। तो जिसके वजह से ये अनुमान के कारण क्या है, पूरे गुजरात में तो दंगा क्या है, फैल चुका था। तो बड़े स्तर पे क्या है, यहाँ पे दंगा फैल, और उस टाइम पे क्या है, इस दंगे में अगर हम बात करें काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। और उस टाइम पे जो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी, यानी कि वहां पे किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। तो मानव अधिकार आयोग और जो जितने भी जो बुद्धिजीवी थे वो गुजरात की क्या काफी ज्यादा आलोचना की गई। और ये दंगे गुजरात में लगभग क्या है, 1 महीने तक चला था, 1 मंथ तक ये क्या है, तो जो दंगे थे वो क्या था, चला था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, शाहबनो केस, जो कि 1985 का है। देखिए अगर हम शाहबनो केस की बात करते हैं तो इसमें क्या था, ये एक शाहबनो एक 62 ईयर्स की एक ओल्ड वोमेन थी, जिसको क्या है उनके हस्बैंड के द्वारा क्या है, डिवोर्स दे दिया गया था। तो डिवोर्स देने के बाद क्या, वो एजेड होने की वजह से उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए क्या है, कोर्ट में जाकर के अपील की गई उनके द्वारा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए असमर्थ थे। तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या है, अदालत में एक अर्जी दायर की कि उनके पति उनके गुजारे के लिए क्या है, कुछ मांगे दे, कुछ वेजेस दे, यानी कि कुछ भत्ते दे। तो अदालत ने इस मांग को सही ठहराया और उनके पक्ष में क्या है, फैसला सुनाया। तो इसका जो मुख्य विवाद था, मुख्य विवाद क्या था कि अगर हम पुरातन पंथ यानी कि जो मुसलमानों का जो ग्रंथ है तो उनके अकॉर्डिंग बात करें तो अदालत ने इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया था। यानी कि जो मुस्लिम लॉ थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि अदालत के द्वारा उस वोमेन के फेवर में जब फैसला सुनाया गया तो उन लोग यानी कि जो मुस्लिम्स लॉ थे, तो उन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनको द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है, मुस्लिम यानी कि जो पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत में क्या माना कि पर्सनल लॉ पे इंटरफेयर्स माना, और इस फैसले का उनके द्वारा क्या विरोध किया गया। तो मुस्लिम नेताओं के दबाव में आकर के
जो राजीव गांधी थे, जो हमारे कंट्री के उस टाइम पे कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी ने की जो सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के अंतर्गत में कोर्ट के फैसले को क्या पलट दिया गया और मुस्लिम लॉ को ही सही ठहराया गया था। तो जितने भी जो लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जो वोमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो मुस्लिम महिलाओं की जमानत से, यानी कि अगर हम बात करें तो जमानत से सरकार के इस फैसले का काफी ज्यादा क्या उनके द्वारा विरोध किया गया, यानी कि जम करके विरोध किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी सरकार के इस फैसले का भी क्या खुल करके विरोध किया और आलोचना की। तो ये था हमारे शाहबनो केस 1985। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और ये हम सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 9, इसमें किसी भी रिलीजियस को ठेस पहुंचाने का या कोई टॉपिक्स जो कि आप इसमें एक इशू बना दो, तो इसके रिगार्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि जो एनसीईआरटी में जो 9 चैप्टर्स है उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे थे। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताई, ये मेनली एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, तो उसी के रिगार्डिंग में मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया है। तो वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर की वीडियो रात के 8 बजे और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक की जो वीडियो है या जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो शाम के 5 बजे अपलोड करने का टाइमिंग में चेंज करने का सोच रहा हूँ। जैसा भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके बाद हम टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि मंडल कमीशंस के रिकमेंडेशंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हम 3 लेक्चर में डिवाइड कर लेंगे ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। तो जो हमारा लेक्चर 3rd होगा उसमें हमारे जितने भी जो जनरल इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन 8 से लेकर के 17 तक, उसको हम लेक्चर 3 में डिस्कस कर लेंगे। बाकी टॉपिक हम लेक्चर 2 में कवर कर लेंगे जो भी रह गए। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। टाइम अभी हम चेंज करने की सोच रहे हैं, तो जैसा भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।